प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों, आज हम 11वीं क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और 11वीं क्लास की फिजिक्स में बच्चों जो आपका न्यू सेशन चल रहा है आपका 2023 के लिए अगर बात करें 2023 और 24 के लिए जो आपका फाइनल होम एग्जाम होगा आपका 11वीं क्लास में। ठीक है, आज चैप्टर जो बच्चों हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर आपका 3 पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जो आपका सिलेबस रिड्यूस होकर जो बचा है उसके अकॉर्डिंग ये आपका चैप्टर नंबर 3 होगा और समतल में गति, मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, और ये जो बच्चों लेक्चर आपका होगा वो होगा लेक्चर नंबर आपका 4। ठीक है, तो बच्चों आपके याद आ रहा होगा कि हम इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम क्वांटिटी के हम राशियों के बारे में बात कर चुके हैं कि राशियां आपकी कितने प्रकार की होती हैं। सदिश राशियां होती हैं, अदिश राशियां होती हैं। फिर हम बच्चों उनके गुणों के बारे में बात कर चुके हैं कि उनके गुण किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके के होते हैं। ठीक है, जैसे आपको याद होगा कि दो सदिश राशियों के गुणनफल से अगर यदि प्राप्त राशि अदिश राशि होती है तो उसे सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं, और यदि दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि भी सदिश राशि होती है तो उसे सदिशों का सदिश गुणनफल कहते हैं। ठीक है, उससे पहले वाले लेक्चर में बच्चों हम पढ़ चुके थे कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कि वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, एकांक वेक्टर क्या होता है। ठीक है, किसी वेक्टर का परिमाण किस प्रकार निकाला जाता है। ठीक है, हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में बच्चों आपको वियोजन पढ़ा दिया था कि किसी भी घटक का अगर आपको कोई परिमाण दे रखा है जो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफरेंट एक्सिस में जा रहा होगा तो आपको उसके घटक कैसे करना होगा, उसका आपको वियोजन कैसे करना होगा, उसका कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो प्रक्षेप्य गति बच्चों किस प्रकार की होती है। तो जब भी बच्चों हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट लाइक जैसे हमारे पास में यही हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट को यदि हम वर्टिकल ना फेंक के बच्चों, अगर देखो हमने वर्टिकल इसको फेंका तो ये ऊपर गया है ना, ऊपर गया फिर सीधा नीचे आया। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसकी गति होती है बच्चों वो कहते हैं एक रेखीय गति। ठीक है, लेकिन यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को बच्चों हम ऊर्ध्वाधर ना फेंके, ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंकें, लाइक जैसे इसको अभी हम ऐसे फेंक रहे थे तो नीचे आ रहा था, ऐसे ऐसे फेंका और ये नीचे आ गया। ठीक है, लेकिन अगर बच्चों हम इसको ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में यानी कि इसको इस तरह से फेंकें, इसको हमने यहाँ से यहाँ डाला, इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो उस केस में बच्चों ये नीचे गिर गया था। चलिए, तो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों कि ये इस तरीके से हमने फेंका और यहाँ पर आ गया है ना, तो इस तरीके से जो बच्चों गति होती है ये वाली, ये प्रक्षेप्य गति होगी आपकी। ठीक है, तो देखिए बच्चों आपका यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला प्रक्षेप्य गति में प्रक्षेप्य गति में देखिए, जब किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में यानी कि पृथ्वी गुरुत्वीय क्षेत्र में गति होगी ना बच्चों ये वाली, ठीक है, किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न दिशा समझ गए ना आप। क्योंकि अगर आप इसको ऊर्ध्वाधर फेंकते हैं, इस तरीके से फेंकते हैं तो ये सीधा सीधा आपका नीचे की तरफ आएगा, है ना। इस तरीके से आपका ये एक रेखीय गति होगी, एक सीधी रेखा में गति होगी। ठीक है, लेकिन इसको अगर इस तरीके से फेंकते हैं ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में तो ये प्रक्षेप्य पथ पर गति करता है, यानी कि जो गति इसकी होगी बच्चों उस गति को कहा जाता है प्रक्षेप्य गति, है ना। तो ये गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर, है ना, एक वक्र पथ पर गति करता है। ठीक है, पिंड की इस गति को बच्चों क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। पिंड की इस गति को बच्चों क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक है, ठीक है, पिंड द्वारा तय किए गए पथ को प्रक्षेप्य पथ कहते हैं यहाँ पे, है ना, तथा पिंड को बच्चों क्या कहते हैं यहाँ पे, प्रक्षेप्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो आपको बच्चों ये वाली बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। नॉर्मली अगर हमारे पास में कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगा, लाइक जैसे आपके पास में यहाँ पर कोई एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे दो एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरीके से आपने एक एक्सिस ले ली और इस तरीके से आपने मान लो दूसरी एक्सिस ले ली। ठीक है, और आपके पास में बच्चों मान लेते हैं कि आपके पास में यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है ये वाला। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को आप जब फेंकते हैं और फेंकने के बाद जैसे इसको फेंकेंगे, है ना, एक किक करते हैं, जैसे आप मान लो कोई खिलाड़ी इसको आगे किक करता है तो ये बच्चों जो जाएगी आपकी ये इस तरीके से जाती है ना। ये पहले ऊपर की तरफ जाएगी, है ना, फिर धीरे धीरे बच्चों ये नीचे की तरफ आने लगेगी। तो इस प्रकार जो गति होती है इसकी बच्चों, इस गति को कहते हैं बच्चों यहाँ पे प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक है, तथा इस पथ को जो हमारा पथ तय हुआ है इस पथ को कहते हैं बच्चों प्रक्षेप्य का पथ कहते हैं। तो बच्चों आपके पास समझ में आ पा रही है। अगर मान लेते हैं हम इसको और आगे की तरफ बढ़ा देते हैं तो देन आपका इस केस में ये वाला जो एरो जाएगा ये आपका यहाँ तक जाएगा, कवर अप करेगा, है ना।
तो अब ध्यान से देखें तो इसको यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके काट देता है, ठीक है। अब उस केस में अगर देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट इसका बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट हो रहा होगा, ठीक है, ये इसका मिनिमम पॉइंट हो गया। तो इस तरह की जो बच्चों गति होती है यहाँ पे हमारी, वो कैसी गति होती है बच्चों, प्रक्षेप पे गति होती है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे अगर आप उदाहरण के बारे में बात करें कि छत से फेंकी कोई गेंद, ठीक है, की गति, हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति, तोप से छूटे गोले की गति। अगर आपके पास में बच्चों तोप का कोई गोला है या तोप से जब गोला छोड़ते हैं तो वो भी बच्चों इसी तरीके से गति करता हुआ आगे की तरफ गिरता है। ऐसा नहीं कि ऊपर की तरफ गया फिर सीधा हो, तो वहीं पर आ जाएगा जहां पर बच्चों आपकी वो तोप रखी हुई है। तो जब भी हम दुश्मन के इलाके में कोई बम फोड़ने वाले होते हैं तोप से, तो उसको इस तरीके से सेट करते हैं कि उसकी गति बच्चों आपकी प्रक्षेप्य की गति हो। जैसे कोई खिलाड़ी, अपने क्रिकेट का कोई खिलाड़ी जब किसी गेंद को हिट करता है तो बाउंड्री भी जो 6 के लिए जाती है वो भी इसी तरीके से बच्चों जाती है ना। भाला फेंक हो गया आपका, आपके याद होगा बच्चों, इस बार तो आपका जेवलिन थ्रो में यानी कि भाला फेंक में आपको ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है। भाले की गति, बल्ले से मारने पर गेंद की गति, है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र में उसके लंबवत प्रवेश करने वाले किसी आवेशित कण की गति प्रक्षेप्य गति के कारण, प्रक्षेप्य गति के बच्चों उदाहरण होते हैं, ठीक है। प्रक्षेप्य की गति में पिंड एक वक्र पथ पर तय करता है गति को, यानी कि अगर आप देखें बच्चों तो आपको एक वक्र नजर आएगा, ठीक है, इस तरह का जो वक्र आपको नजर आ रहा है यानी कि इस पथ पर आपकी गति होती है, ठीक है। तो प्रक्षेप्य गति बच्चों आप समझ गए कि प्रक्षेप्य गति क्या है, कि जब भी किसी गतिशील पिंड को प्रारंभिक वेग से या किसी पिंड को प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो वो हमेशा बच्चों एक प्रक्षेप्य यानी कि एक वक्र पथ पर गति करता है, उस पथ की गति को ही बच्चों यहाँ पे प्रक्षेप्य गति कहते हैं, ठीक है। तो प्रक्षेप्य गति से रिलेटिव बच्चों यहाँ पे इसकी एक डेरिवेशन यानी कि एक इक्वेशंस निकल के आती है। तो वो इक्वेशंस बच्चों किस तरीके से निकल के आती है या हमें कैसे चलता है पता कि क्वेश्चंस में आ जाता है कई बार बच्चों कि सिद्ध करके बताइए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, ठीक है, सिद्ध करके बताइए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। तो कैसे हम बच्चों इसके बारे में बताएंगे, तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों कि अगर आपके सामने मान लो ये कहा जाता है कि जैसे आपके पास में यहाँ पर एक्सिस है और यहाँ से कोई भी एक ऑब्जेक्ट को आप इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, और जब ड्रॉ करेंगे तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा ये यहाँ पर इस तरीके से गति होती हुई, ये इस तरीके से यहाँ पे गति होती हुई आगे की तरफ आपकी, है ना, इस तरीके से आपकी गति होके जा रही है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से आपके मान लेते हैं कोई गति हो रही है, ठीक है। अब ये गति हुई किस तरीके से रही होगी बच्चों, यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई आपके पास में वाला बच्चों ऑब्जेक्ट रहा होगा ये वाला यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी जो गति हो रही है बच्चों वो आपने यहाँ से इसको ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं कि पॉइंट ऊपर आपके पास में है। आप देखें बच्चों तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि आपके पास में कोई एक एक्सिस होगी, ये वाली एक्स होगी, ये वाली बच्चों आपके पास में वाई एक्सिस होगी, ठीक है। और आपके पास में मान लेते हैं कि कोई गेंद रखी होगी, तो जैसे इसको पॉइंट मतलब ओ पॉइंट पर ये रखी हुई होगी, जैसे इसको किक करते हैं बच्चों तो इस केस में यहाँ पे कोई एक वेग आएगा, है ना। तो वेग जो आता है बच्चों यानी कि इसको इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि बच्चों हमने इसको इस वेग से यानी कि स्पर्शरेखा खींचते जब जाती है तो यानी कि वो यू वेग आपका नजर आ जाता है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, यू वेग से गति करती है, ठीक है। तो इसके जब बच्चों कंपोनेंट किए जाते हैं तो दो कंपोनेंट बच्चों इसके निकल कर आते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट निकल कर आते हैं बच्चों आपके, ये वाले दो कंपोनेंट, एक तो आपको ये वाला निकल कर आता है जिसको यहाँ पे क्षैतिज घटक कहते हैं, ठीक है। दूसरा घटक आपका ये वाला निकल के आता है बच्चों उसका, जिसको हम यहाँ पे ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही बच्चों आपको ये नजर आता है तो उसको यहाँ से इसको इस तरीके से मिला लेते हैं, है ना, यहाँ पे इसको इस तरीके से मिला लेते हैं। तो देन इस केस में जब इस वैल्यू को फाइंड करते हैं बच्चों तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो आपको जो जा रहा है बच्चों थीटा एंगल से जा रहा होगा। तो उस केस में जो यू एक्स आ रहा है बच्चों आपका ये क्षैतिज घटक हो जाएगा, आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, क्षैतिज घटक हो जाएगा। और जो यू वाई आपके पास में आए बच्चों इसको बोलेंगे यहाँ पे ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक।
तो इस तरीके से बच्चों आपके ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजन इसका हो जाता है और क्षैतिज के साथ आपका बच्चों कोस निकल के आता है, यू इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे बच्चों ये ऊपर की तरफ जाता है तो उस केस में प्रारंभिक वेग में हमेशा आपको इस पॉइंट पे यू रिप्रेजेंट करना है, देन आपको आगे जहां भी आप रिप्रेजेंट करेंगे आपको अंतिम वेग मान के चलना होगा और आप वहां पे सब जगह वी को लगा के चलेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों वी होगा तो उसका कॉम्पोनेंट वी एक्स हो जाएगा, वी वाई हो जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे बच्चों ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका वेग धीरे धीरे करके कम होने लगेगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा, यानी कि पॉइंट हमारे पास जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर इसका वेग बिल्कुल जीरो हो जाएगा ऊर्ध्वाधर वाला। ठीक है, इस पॉइंट पर इसका वेग बच्चों बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो उस केस में बच्चों होगा क्या कि जब ये वेग जीरो हो जाएगा ऊर्ध्वाधर वाला तो ये आगे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा। तो उस केस में बच्चों इसका टोटल जो वेलोसिटी होगी इसमें केवल क्षैतिज घटक के कारण ही होगी, यानी कि v बराबर आपका vx हो जाएगी। क्लियर है, तो ये आपका प्रक्षेप्य का पथ हो गया। आगे धीरे धीरे करके फिर वेग बढ़ने लगेगा और एक पॉइंट आपको यहाँ पे नजर आ रहेगा बच्चों, तो ये गेंद आपकी इस तरीके से यहाँ पर आ जाती है, यानी कि हम देखें तो ओ से चलती है पी पे और फिर पी से आपकी क्यू पे आ जाती है। ठीक है, तो क्षैतिज तल में जो तय की गई आपकी मैक्सिमम रेंज होगी, दूरी होगी बच्चों, उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों क्षैतिज परास। ठीक है, और जिस पॉइंट पर इसका ऊर्ध्वाधर वेग जीरो जाता है बच्चों, वहां से जो लंबवत लाइन डालते हैं बच्चों, तो उसको कहते हैं यहाँ पर क्या, उसको कहते हैं यहाँ पे बच्चों प्रक्षेप्य की ऊंचाई। ठीक है, तो इसको देखा जाता है तो ये एक साथ दो एक्सिस पे गति करती है, ये एक्स एक्स पे भी जा रही है बच्चों और आपकी ये वाई एक्सिस पे भी जा रही है। ठीक है, यानी कि जो उसकी गति है बच्चों 2D गति हो जाएगी आपकी, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चों विस्थापन इसका ऊपर की तरफ वाई है और आपका आगे की तरफ बच्चों एक्स विस्थापन इसमें हो रहा है। तो एक साथ आगे भी जाने की एक्स एक्सिस पे भी गति करती है और एक साथ आपकी ये बच्चों वाई एक्सिस पे भी आपकी गति कर रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक बच्चों बातें क्लियर हो पा रही होंगी। चलिए, अब अगर बात यहाँ तक बच्चों बात आपके क्लियर हो जाती है तो देखेंगे ध्यान से यहाँ पे आप कि जो चीज आपको समझाई गई है उसको किस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो प्रक्षेप्य के पथ का बच्चा आपको समीकरण निकालना है। ठीक है, तो देखिए कि माना किसी बिंदु O से एक पिंड को क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेप्य वेग यानी कि u, ठीक है, जैसे भी आपको समझाया कि यहाँ पे ये बच्चा आपका वेग u था ये वाला, से ऊर्ध्वाधर तल से प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित यानी कि वर्टिकल, आपको ऊर्ध्वाधर तल से भिन्न दिशा में कि वर्टिकल, है ना। माना बिंदु O मूल बिंदु है तथा प्रक्षेप्य के ऊर्ध्वाधर समतल में, क्योंकि आपने थीटा कोण पहले लिख दिया था, में बिंदु O से गुजरने वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा क्रम से x अक्ष तथा y अक्ष है। ठीक है, जैसे बच्चों हमने यहाँ दिखा रखा है कि ये वाला आपका x एक्सिस होगा और ये वाला आपका बच्चों y एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक प्रक्षेप्य वेग u को क्षैतिज OX के अनुदिश, क्षैतिज OX के अनुदिश, यानी कि आप देखें क्षैतिज वेग को आपको OX, ठीक है, O ये रहा और X हो रहा, तो क्षैतिज वेग आपका UX आ जाएगा। ठीक है, U को तथा ऊर्ध्वाधर OY के अनुदिश घटकों में वियोजित किया जाता है करने पर। ठीक है, अब जैसे ही वियोजित करेंगे बच्चों, आपको याद होगा जब वियोजन आपको पढ़ाया था इससे प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता दिया था कि क्षैतिज के साथ में आपको कोस लेना, ऊर्ध्वाधर के साथ में आपको बच्चों साइन लेके चलना होगा। तो आप यहाँ पे बच्चों आपको नजर आ रहा होगा, अगर हमें आप यहाँ पे देख पाए इस बात को, तो क्षैतिज घटक आपको बच्चों यहाँ पर ये नजर आएगा। ठीक है, तो क्षैतिज घटक आपका ux बराबर आपका हो जाएगा बच्चों u cos थीटा, और आपका बच्चों यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक नजर आएगा, देखिए ऊर्ध्वाधर घटक बच्चों आपका हो गया यहाँ पे यू वाई इजिकल टू यू साइन थीटा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऊर्ध्वाधर के साथ में आपको बच्चों साइन लगाना होगा। ठीक है, अब आगे चेक कर लेते हैं, अब आगे देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आपको घटकों में विभाजन हो गया वेग का। ठीक है, अब जब घटकों में बच्चों यहाँ पे विभाजन हो गया है तो आगे जब चल लेते हैं यहाँ पे, तो प्रक्षेप्य पिंड गुरुत्वीय त्वरण जी के अंतर्गत गति करता है। ठीक है, चूंकि जी का मान स्थिर है तथा यह सदैव ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर वस्तु पर कार्य करता है, यानी कि हमेशा उसको ऊपर से नीचे की तरफ लाने का प्रयास करेगा। ठीक है, हमेशा ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करती है ना बच्चों आपकी, है ना। अतः पिंड के क्षैतिज वेग ux पर
गुरुत्वीय त्वरण जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि जब वस्तु आपकी आगे की तरफ बच्चों बढ़ रही होगी तो आगे की तरफ जब बढ़ेगी तो वहां पे आपका रेखीय त्वरण आएगा, गुरुत्वीय त्वरण आपका आएगा नहीं। उस पूरी गति में जब हम यहाँ लिख चुके हैं कि एक समान है ना वेग से उसको प्रक्षेपित किया था, तो उस केस में यहाँ पे आपका जो क्षैतिज वेग होगा है ना, पूरी गति के दौरान अगर इसमें देखते हैं तो उसमें आपका रेखीय त्वरण निकल कर आता है और रेखीय त्वरण आपका हो जाएगा इसमें 0। चूंकि आप चाहे यहाँ निकाले चाहे यहाँ निकाले चाहे निकाले, सब जगह आपका u cos थीटा ही होगा। ठीक है, बातें समझ में आ पा रही है आपकी। अतः पिंड पर वायु का अवरोध नगण्य है तो पिंड का क्षैतिज वेग u x बराबर यानी कि u cos थीटा पूरी गति के दौरान अपरिवर्तित रहेगा। और जब ये बच्चों पूरी गति के दौरान अपरिवर्तित रहेगा तो इस केस में यहाँ पर त्वरण आपका उत्पन्न होगा ही नहीं। ठीक है, पूरी गति के दौरान बच्चों आपका कैसे रहेगा, ये अपरिवर्तित रहेगा है ना, परंतु पिंड के वेग का ऊर्ध्वाधर घटक, परंतु पिंड के वेग का ऊर्ध्वाधर घटक का मान गुरुत्वीय त्वरण है ना जी के कारण निरंतर लगातार बदलता रहेगा। ठीक है, तो आपको बच्चों यहाँ पे जब इक्वेशंस फाइंड करनी होगी तो देन उस केस में जब आगे चलेंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा, क्या नजर आएगा बच्चों, अभी दिखा देते हैं आपको यहाँ पे कि आपको क्या चीज नजर आएगी। आप देखें यहाँ पे जैसे आपका ये वाला था यहाँ पर ये, ठीक है, तो उस केस में जब इसको बच्चों सोल्व आउट किया जाएगा आपका, तो देखिए तो आपको यहाँ पे दो अक्षों में गति होगी आपकी और एक क्षैतिज अक्ष में होगी आपकी, एक आपके ऊर्ध्वाधर यानी कि y एक्सिस में होगी है ना। तो जैसे आप यहाँ पे देख पाए, इसका मतलब आपका ये वाला यहाँ पर आगे आगे चलेंगे हम यहाँ पे, चलिए अब जैसे बच्चों यहाँ पर आ जाते हैं तो इस केस में आपको यहाँ पे देखना होगा जो भी हमने पीछे समझाया तो उसी केस के अकॉर्डिंग क्षैतिज में बच्चों आपका वेग हो जाएगा यहाँ पे ये वाला यू एक्स बराबर यू कोस थीटा, और आपको ऊर्ध्वाधर में बच्चों हो जाएगा यू वाई बराबर यू साइन थीटा, और ए बराबर बच्चों यहाँ पे त्वरण क्या आएगा माइनस का जी। माइनस क्यों आ रहा है, चूंकि ऊपर की तरफ जो गति होगी जो ग्रेविटी बच्चों काम करते नीचे की तरफ, लेकिन जब ए वाई का मतलब होगा कि जब गति आपकी ऊपर की तरफ होगी तो ग्रेविटी आपकी विपरीत दिशा में हो जाएगी, यानी कि माइनस का लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस स्मॉल टी समय पिंड बिंदु ए से है ना, पिंड बिंदु ए एक्स वाई पर पहुंच जाता है। ठीक है, बिंदु ए यानी कि एक्स वाई पर बच्चों आपका पहुंच जाता है, तब आपका जो पिंड का स्मॉल टी समय में क्षैतिज विस्थापन होगा बच्चों आपका एक्स हो जाएगा। ठीक है, और आपका ऊर्ध्वाधर विस्थापन आपको बच्चों वाई हो जाएगा। तब उस केस में अगर आप यहाँ पे वैल्यू को निकालेंगे बच्चों, तो उस केस में जब क्षैतिज आप निकालेंगे, क्षैतिज समीकरण आपको निकालेंगे तो आपका एक फॉर्मूला बच्चों पढ़ा होगा आपने, फॉर्मूला कौन सा पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो बच्चों यहाँ से अगर दूरी को निकालते हैं तो दूरी बराबर आपका आ जाएगा बच्चों, दूरी बराबर अब वेग कौन सा आएगा बच्चों, क्षैतिज वेग आ जाएगा है ना, क्षैतिज वेग गुना समय आ जाएगा। दूरी आपकी तय करती है x है ना, क्षैतिज वेग बच्चों आपको ऊपर दिखा रखा है, कितना है बच्चों आपका क्षैतिज वेग, यहाँ पे देखिए u cos थीटा। ठीक है, तो आपका बच्चों यहाँ पर आ जाएगा u cos थीटा, और समय कितना बच्चों आपका t। ठीक है, तो यहाँ से अगर बच्चों हम t को निकाल लेते हैं तो आपका जाएगा x अपॉन में u cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये बच्चों याद रखना है अभी फिलहाल। ठीक है, इक्वेशन नंबर आपकी 1 आ जाएगी। ठीक, अब इतने ही समय में क्योंकि ये दो एक्सिस पे एक साथ गति कर रहा है, एक्स पे गति कर रहा है बच्चों, वाई पे गति कर रहा है, तो ये आपकी क्षैतिज एक्सिस पे यानी कि एक्सिस पे है, और अगर हम वाई एक्सिस पे निकालते हैं यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन निकालते हैं तो आप यहाँ लिख देंगे स्मॉल टी समय में ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन
तो ऊर्ध्वाधर दिशा में बच्चों विस्थापन निकालने के लिए जो आपको गति का समीकरण आप जानते हैं बच्चों, एस बराबर आपका होता है ना यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होता था। तो बच्चों आपको इस इक्वेशंस को थोड़ा सा चेंज करना होगा, और चेंज किस तरीके से करेंगे, जब आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो आपको एक तो विस्थापन, चूंकि एक्स की जगह आपका बच्चों क्या आएगा, वाई आएगा। यहाँ पे वेग आपका आएगा ऊपर की तरफ जाने वाला, यानी कि यू वाई वाला वेग आएगा, टी आएगा बच्चों यहाँ पे। और जो प्लस था आपका, चूंकि ऊपर की तरफ बच्चों वेग घटता है, तो ऊपर की तरफ जब गति होती है, गुरुत्व के विरुद्ध गति होती है, तो उस केस में बच्चों आपको माइनस लगा के चलना होता है, 1/2। यहाँ पे ए की जगह बच्चों जी आ जाएगा, यहाँ पे आपका टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और समीकरण नंबर 1, अभी जो हमने बच्चों समीकरण नंबर 1 निकाली है, समीकरण नंबर 1 से स्मॉल टी की वैल्यू बच्चों क्या आती है आपकी, एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा। तो जहां जहां बच्चों टी होगा वहां पर टी के मान को इसको रखा जाएगा। फिलहाल यू वाई की जो वैल्यू थी बच्चों आपकी, यू वाई बराबर कितना था आपका, यू साइन थीटा, है ना। तो देखें जब वैल्यू को बच्चों यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका आएगा वाई बराबर यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से टी की वैल्यू को पुट करेंगे, तो जैसे ही बच्चों टी की वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, ठीक है, इनटू में टी के स्थान पे जब रखेंगे तो एक्स अपॉन में यू कोस थीटा माइनस 1/2 जी, और यहाँ पे आपका एक्स अपॉन में यू कोस थीटा का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस u से u कैंसिल हो जाएगा, है ना। और आपका आ जाएगा बच्चों y बराबर x, पहले लिख लेंगे बाद में लिख लेंगे, साइन अपॉन कोस आपका बन जाएगा यहाँ पे, देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू में x चलाएगा माइनस 1/2। ध्यान देंगे आप यहाँ पे बच्चों, ये g आएगा अपॉन में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू में बच्चों एक्स स्क्वायर चला जाएगा। अब साइन अपॉन कोस, इसकी जगह बच्चों हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे tan लिख लेंगे, ठीक है। तो आपका जाएगा y बराबर tan थीटा इंटू में x माइनस 1/2 जी स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पे इस समीकरण को फाइंड कर लेंगे। तो जो बच्चों आपके सामने एक जो समीकरण आई है, इसी को बच्चों बोलते हैं प्रक्षेप्य पथ के समीकरण, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे बच्चों, प्रक्षेप्य, है ना। क्या कहते हैं बच्चों उसको, प्रक्षेप्य पथ की समीकरण, ठीक है। और चूंकि बच्चों इसमें दो वेरिएबल आपके आते हैं, एक एक्स आता है और एक आपका वाई आता है। आप देखेंगे यहाँ पे एक वेरिएबल में दो घात पे है और एक में आपकी एक घात है। तो जब भी आपके किसी समीकरण में बच्चों दो वेरिएबल होते हैं और एक पर एक घात हो दूसरे पर दो घात हो, तो वो हमेशा समीकरण बच्चों आपके परवलय की होती है। चूंकि परवलय की समीकरण हम जानते हैं बच्चों, y बराबर का होता है ना 4ax स्क्वायर, या y बराबर माइनस के 4ax स्क्वायर, या x बराबर आपको होता है बच्चों 4ay स्क्वायर, ये आपको होता है बच्चों x बराबर माइनस के 4ay स्क्वायर। तो आप इस सभी समीकरण में देख लीजिए, ये बस आपको दिखाते हैं कि अगर आपके पास में एक्सिस है तो आपका परवलय इस तरह का होगा, इस तरह का होगा, इस तरह का होगा या इस तरह का होगा। ये जो चार आपके परवलय बने हैं उन चारों परवलों की ये वाली समीकरण बच्चों होती है। इसमें दो वेरिएबल होते हैं, एक पे दो घात होती है, एक पे एक घात होती है। तो इसलिए आप देखें यहाँ पे बच्चों, तो आपकी x में दो घात है, y में बच्चों आपकी एक घात है, इसलिए यह जो समीकरण आपकी है ये प्रक्षेप्य के पथ के समय यानी कि प्रक्षेप्य के पथ को दिखाता है। तो इससे आपका बच्चों स्पष्ट हो जाता है कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है बच्चों, प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है ना। बातें समझ आ पा रही है। तो एक नंबर का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, तो बताएंगे प्रक्षेप्य का पथ बच्चों परवलयाकार होता है। और लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से आता है, आपसे बोला जाता है कि सिद्ध करके बताइए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, इसको सिद्ध कीजिए। तो आपको ये समीकरण फाइंड करनी होगी और आपको दिखाना होगा कि इसमें दो वेरिएबल है, y पर एक घात है, x पर दो घात है, और ये परवलय के समीकरण को प्रदर्शित करती है। अतः ये जो इक्वेशंस है ये प्रक्षेप्य के पथ को प्रदर्शित करती है, जिस वजह से प्रक्षेप्य का पथ आपका परवलयाकार होता है। कैसा होता है बच्चों, परवलयाकार, है ना। कैसा होता है बच्चों, परवलयाकार
होता है। क्या होता है? प्रक्षेप्य पथ। ठीक है, तो इस तरीके से आप बच्चों उसको कर पाएंगे। ठीक, अब अगर प्रक्षेप्य का पथ आपको बच्चों समझ में आ गया तो उसमें दो तीन चीजें हमको निकालनी होती है। तो पहले देखिए बच्चों, हम क्या निकालेंगे यहाँ पे। सबसे पहले बच्चों हम निकालते हैं प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। अब देखिए बच्चों, उड्डयन काल क्या होता है यहाँ पे? उड्डयन काल यानी कि उड़ने का समय। ठीक है, तो जैसे आपकी कोई गेंद आपकी यहाँ पे थी बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे आपकी जब कोई गेंद थी आपकी यहाँ पर, ठीक, और जब इसको गेंद को यहाँ से हिट करते हैं बच्चों, और यहाँ से हिट करने के बाद में ये गेंद आपकी इस तरीके से होती हुई जब जाती है यहाँ पे, है ना, और इस तरीके से होती हुई जब जाती है आपके, और ये यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आपकी ये आ जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इतने समय, इतनी देर तक ये हवा में रही, तो हवा में यानी कि ओ से क्यू तक जाने में जितने समय में ये ओ से क्यू तक गई यानी कि वो हवा में रही, तो उसको बोलते हैं बच्चों उड्डयन काल। तो अब यहाँ से देखते हैं कि जब इतने समय ओ से पी तक जाएगी उतने समय पी से ये क्यू तक जाएगी। तो अब यहाँ से यहाँ तक का समय प्लस यहाँ से यहाँ तक का समय आपका जो होगा बच्चों, उसको कहते हैं उड्डयन काल। तो हम क्या काम करेंगे बच्चों, पहले आप यहाँ से ओ से पी तक का समय निकाल लेंगे। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपका जो वेग होगा वो प्रारंभिक वेग होगा, है ना, प्रारंभिक वेग होगा जिसको आपने यू से दिखाया। ऊपर जाने वाला घटक जो होगा आपका बच्चों वो यू वाई होगा, और यू वाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? यू साइन थीटा। जबकि आपका जो अंतिम वेग होगा यहाँ पे, है ना, वी वाई, उसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0। ये तो प्रारंभिक वेग है, और अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि उससे आगे नहीं जा सकता ना। तो ध्यान देंगे, पिंड को प्रक्षेपित करने तथा उसके वापस पृथ्वी पर लौट के आने में के बीच लगे समय को प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल कहते हैं इसको। कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। माना प्रक्षेपित पिंड अपने उच्चतम बिंदु P तक पहुंचने में स्मॉल t समय लेता है। उच्चतम बिंदु P पर पिंड का अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो जाता है। ठीक है, तब बच्चों गति के कौन से समीकरण से? पहले समीकरण से। पहला समीकरण क्या था बच्चों को? v बराबर u प्लस, एक तो माइनस आएगा बच्चों यहाँ पे चूंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, जी टी। ठीक है, अब चूंकि हम बिंदु P की बात करें तो इसलिए बच्चों यहाँ पे y आएगा, बच्चों यहाँ पर भी y आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू तो जाएगी 0, इसकी वैल्यू जस्ट अभी आपको लिखवा रखी u साइन थीटा हो जाएगा माइनस के जी टी। अब जी टी को इधर ले आएंगे तो आपका बन जाएगा जी टी इज इक्वल टू आपका u साइन थीटा, है ना, और t बराबर बच्चों आपका जाएगा u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये तो बच्चों आपको जो समय निकल कर आए स्मॉल टी, ये वैल्यू आपके निकल कर आई है। ये वैल्यू आपके बच्चों कहां से निकल कर आई है? ओ से पी तक का जो समय है। अब पी से ओ तक के, मतलब पी से क्यू तक के समय में टी लगेगा, तो इसका जस्ट आपको डबल करना है, और डबल जैसे आप कर देंगे बच्चों तो आपको उड्डयन काल निकल कर आ जाएगा। तो उड्डयन काल के लिए बच्चों आप देखेंगे वैल्यू यहाँ पे, तो आपको नजर आएगी ये वाली वैल्यू आपके, ये आपका उड्डयन काल हो जाएगा। देखिए, तो अतः प्रक्षेप्य का जो उड्डयन काल होगा बच्चों क्या निकल कर आएगा? t बराबर 2t यानी कि इसका डबल करना है। तो इसका जब डबल करेंगे बच्चों तो यहाँ पे देखें 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका जाएगा 2u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो ये वाला जो बच्चा आपको फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा, ये मेन फॉर्मूला है इसका, इसको ध्यान रखेंगे। तो उड्डयन काल आपको समझ में आ गया। ये टोटल समय होगा, यानी कि O से Q तक का जो समय है बच्चों आपका t बराबर 2u sin थीटा अपॉन जी है। ठीक है, अब आगे चलेते हैं। अब बच्चों आपका आता है यहाँ पे प्रक्षेप्य की ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई निकाल लो या प्रक्षेप्य की ऊंचाई पता निकाल लो। तो यानी कि बच्चों आप यहाँ पे जो देख पाए होंगे कि जब किसी भी पिंड को प्रक्षेपित किया जाता है और वो पॉइंट P तक पहुंचता है, पॉइंट P उसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, है ना, मैक्सिमम पॉइंट से जो परपेंडिकुलर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं वो आपको H नजर आता है, इसी को बच्चों बोलते हैं प्रक्षेप्य की ऊंचाई, है ना। तो अधिकतम पॉइंट से उच्चतम पॉइंट से जो लंबवत एक दूरी हम खींचते हैं क्षैतिज तल से, वो जो दूरी होगी उसी को बच्चों कहते हैं प्रक्षेप्य की ऊंचाई। ठीक है, तो ध्यान देंगे, प्रक्षेपण के दौरान पिंड जिस अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक जाता है उसे प्रक्षेप्य की ऊंचाई कहते हैं, इसे h से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, माना प्रक्षेपित पिंड के परवलयाकार पथ के उच्चतम बिंदु P की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई स्मॉल h है। ठीक है, उच्चतम बिंदु P पर जो आपका अंतिम वेग होगा बच्चों आपको जैसे दिखा रखा है कि यहाँ पर जो आपका प्रारंभिक वेग था u, जो था आपका प्रारंभिक वेग आपका u चला जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जब गति होती है तो आपको ऊर्ध्वाधर वाला लेके चलना होगा, है ना। कैसा वेग होगा? प्रारंभिक वेग होगा। और ये बच्चा आपका अंतिम वेग होगा, है ना।
अंतिम वेग, तो इस पॉइंट पर आपकी जो वी वाई की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ तक बात समझ में पा रही है तो गति का लगाएंगे बच्चों आप तीसरा समीकरण, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस के 2gh जाएगा, लेकिन यहाँ पे बच्चों y आएगा, यहाँ पे बच्चों y आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इस वैल्यू को 0 रखें, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, u साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh जाएगा। 2gh इधर आ जाएगा, 2gh इधर आ गई, यहाँ आपका बचेगा बच्चों u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से अगर h को निकालते हैं तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपका ये मेन फॉर्मूला निकल कर यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि साइन के टेल में अगर 90 वैल्यू डिग्री रख दी जाती है, यानी कि यदि हम साइन की वैल्यू थीटा की वैल्यू बच्चों अगर 90 डिग्री ले लेते हैं तो उस केस में साइन 90 की वैल्यू आपकी 1 हो जाती है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन 90 की वैल्यू आपकी 1 होती है। इस वजह से जैसे आप यहाँ रखेंगे साइन 90, है ना, तो उस केस में आपका हो जाएगी h की वैल्यू अधिकतम हो जाएगी, यानी कि आपका h मैक्सिमम हो जाएगा, और h मैक्सिमम जब हो जाएगा तो आपकी वैल्यू ये इस तरीके से यहाँ पे निकल के आ जाएगी, यानी कि क्योंकि साइन तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, यूज कर अपॉन 2g बचेगा, तो आपके h मैक्सिमम देखिए बच्चों यूज कर अपॉन 2g आपको निकल के आ रहा होगा। ठीक है, अब बच्चों आगे चल लेते हैं। अब जैसे आगे चलते हैं तो तीसरा पॉइंट हमारा बच्चों यहाँ पर होता है क्या, प्रक्षेप्य की परास, यानी कि प्रक्षेप्य की परास क्या बच्चों, कि क्षैतिज तल में उड्डयन काल के समय के दौरान, यानी कि उड़ते हुए समय में ये आगे तक कितना चल लेता है। तो आप देखेंगे ध्यान से बच्चों, तो ये जो आर आपको नजर आ रहा है, यही सी को बच्चों बोलते हैं क्षैतिज परास, यानी कि अधिकतम दूरी को कवर अप करने के लिए। ठीक है, तो देखिए प्रक्षेप्य अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से बच्चों ओ से क्यू तक के लिए जा रहा है, तय करता है उसे उसका क्षैतिज परास अथवा प्रक्षेप्य का परास कहते हैं। इसे बच्चों दिखाते हैं आर से। ठीक है, चूंकि क्षैतिज दिशा में चल रहा है इसलिए क्षैतिज वेग लिया जाएगा, यानी कि क्षैतिज घटक लिया जाएगा। आंतरिक गति के लिए क्षैतिज दूरी बराबर आपका क्षैतिज चाल गुना समय। समय कौन सा आएगा, उड्डयन काल, यानी उड़ने वाला समय। ठीक है, तो क्षैतिज चाल तो आपकी यूएक्स होगी, उड्डयन काल आपका टी होगी कैपिटल वाला, और कैपिटल टी की बच्चों वैल्यू ये होती है 2u sin थीटा अपॉन जी। इसके लिए u cos थीटा थी, एक u और एक u, तो u क्या बन गया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन जी आ गया। और आप जानते हैं बच्चों यहाँ पे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू आपका होता है sin 2 थीटा, तो उसकी जगह बच्चों आपका जाएगा प्रक्षेप्य के परास के लिए फॉर्मूला आपका यहाँ से बन जाएगा बच्चों आपका ये वाला r बराबर u का साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यहाँ पे देखें बच्चों, अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख दें, 45 डिग्री रख दें तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाती है बच्चों साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों आपकी 1। ठीक है, तो जैसे साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है उस केस में आपकी जो बच्चों परास हो जाती है वो आपकी अधिकतम परास हो जाएगी। ठीक है, तो अधिकतम परास के लिए पिंड को आपको क्षैतिज से 45 डिग्री के एंगल पे आपको प्रक्षेपित करना होगा। ठीक है, तो 45 डिग्री के एंगल पे अगर आप इसको प्रक्षेपित करते हैं तो आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे लाइक भाला फेंकने वाला हो गया, ठीक है, आपको गोला फेंक हो गया, ठीक है, लंबी कूद हो गया, तो इस तरीके से जितनी आपको क्षैतिज परास में लंबी दूरी कवर अप करनी होती है तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि आपको 45 डिग्री के एंगल से कूदना होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चले थे। अब जैसे बच्चों आपके सामने वाला क्वेश्चन आ गया है कि क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी, अब अधिकतम दूरी बोला है इसने, तो अधिकतम के लिए यानी कि आर मैक्सिमम इसको लिख लेंगे, और आपको दे रखा बच्चों 100 मीटर। ठीक है, और जैसे आप जानते हैं बच्चों कि अभी आपने जस्ट पढ़ा था पीछे कि जो आपका आर मैक्सिमम होता है वो होता है यू स्क्वायर अपॉन जी। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपको जो वैल्यू दे रखी है वाली, ये जो वैल्यू आपको दी गई है इसका मतलब आपकी यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू आपको ये दे दी गई है। ठीक है, तो आपसे आगे पूछा है इसने कि वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, यानी कि बच्चों आपसे एच पूछ लिया। ठीक है, एच पूछ लिया गया आपसे, तो अब उसी गेंद पर अगर यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये अधिकतम वैल्यू है, ठीक है, अगर ये अधिकतम है तो अधिकतम बच्चों कब होगा, जब थीटा की वैल्यू आपकी 45 डिग्री होगी। ठीक है, और अगर आपको बच्चों एच निकालना है, एच निकालना है आपको, तो एच निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे आप यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर
थीटा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या लगा देंगे बच्चों, यहाँ पे जी लगा देंगे। अब इस केस में अगर आप वैल्यू को यहाँ पे देख लेते हैं तो आपको यहाँ पे नजर आएगा बच्चों कि आपको इसकी जगह देखिए यहाँ पे, यानी कि यू स्क्वायर अपॉन जी लिख लेंगे और इनटू में यहाँ पे आप बच्चों आप लिख लेंगे इसको क्या, साइन स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर को बाद में लिख लेंगे यहाँ पे 45 डिग्री और उसका लगा देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ देखें आर मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, इसकी वैल्यू आप लिख लेंगे 100, यहाँ पे 45 की वैल्यू होती है √2, 1/√2 का स्क्वायर चला जाएगा और यहाँ पे 100 इंटू 1/2 चला जाएगा। इसको जब इसको काटेंगे तो कितना जाएगा बच्चों 50, यानी कि आपकी ऊंचाई जाएगी 50 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब चलिए बच्चों आगे चल लेते हैं। अब इसमें देखिए बच्चों 2-3 चीज़ें पूछी गई हैं। पहली चीज़ आपको क्या पूछी रखिएगी इसमें कि 36 से ऊपर की तरफ 30 डिग्री, तो आपको एक तो थीटा दे दिया कितना 30 डिग्री का कोण बनाते हुए क्रिकेट गेंद 28 मीटर, यानी कि आपको यू दे दिया 28 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंकी जाती है। तो हमें ज्ञात करना है बच्चों अधिकतम ऊंचाई की गणना करनी है, अधिकतम ऊंचाई। तो पहले हम निकालेंगे स्मॉल ए पार्ट। अब अधिकतम ऊंचाई निकालनी तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा H बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी लगाना होगा। ठीक है, अब जैसे बच्चों यहाँ पे वैल्यू जी लगाते हैं तो आप देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका तो H बराबर देखें यहाँ पे U की वैल्यू 28 गुना 28, चूंकि 2 बार लिखा जाएगा स्क्वायर है, यहाँ पे बच्चों कितना आएगा साइन 30 का स्क्वायर चल जाएगा और जी की वैल्यू बच्चों आपकी 9.8 हो जाएगी। जब इसको सॉल्व आउट करेंगे बच्चों आगे, H बराबर यहाँ पे आपका 28 गुना 28 जाएगा और साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर चल जाएगा और यहाँ पे बच्चों आपका एक काम कर लेते हैं, पॉइंट आके बच्चों आपका 10 आ जाएगा यहाँ पे, तो एक 10 लिख लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आपका 98 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों तो अब आगे चल लेते हैं। H बराबर आपका जाएगा 28 गुना 28 बटे 1/4, यहाँ पे 10 चलाएगा, यहाँ पे इसको लिख लेंगे 49 दूनी 98। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे बच्चों आप इस पे, इसको काटेंगे आप पहले 7 से, 7 7 49 है ना, 7 चौक 28। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब इसको देखेंगे तो 7 चौक 28। ठीक है, अब इसको काट देंगे बच्चों यहाँ पे 2 दूनी 4। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पे आपका 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। तो देखिए 28 दे रखा था आपको, H बराबर आपका चला जाएगा यहाँ पे 28 गुना 28 1/4 बटे में यहाँ पे चला गया 98, यहाँ पे आपका आ जाएगा 10। ठीक है, अब अगर इसको काटेंगे बच्चों तो ध्यान देंगे आपने इसको लिख लिया है, एक काम करेंगे एक तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे हम, जिससे गुना करने में आपको आसानी रहेगी, 49 दूनी 98 लिख लेंगे। ठीक है, अब जब इसको काटेंगे बच्चों यहाँ पे तो देखिए 7 7 49 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28 कट गया 4 बार, तो यहाँ से देखेंगे 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसको काटेंगे 2 बार कट जाएगा और यहाँ पे 2 की गुना करेंगे 10 में, तो आपका जाएगा H बराबर बच्चों 20 मीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब आगे चल लेते हैं, इसमें हमसे 2-3 पार्ट पूछ रखे हैं। अब ये कहता है कि उसी इस तरह पर वापस पहुंचने में लगे समय की गणना करनी है, तो आपको समय भी बच्चों निकालना है। जब समय निकालना होगा आपको तो उस केस में आपको उड्डयन काल निकालना होगा, यानी कि टी बराबर आएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी आ जाएगा। ठीक है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो 2u की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों 28 और साइन की वैल्यू साइन 30 डिग्री
अपॉन जी की वैल्यू 9.8, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट आके एक काम करेंगे, बाद में हटाएंगे पॉइंट यहाँ पे, तो 2, इसको 2 से काम कर लेते हैं, काट लेते हैं। जैसे इसको काटेंगे तो बच्चों 4.9 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चल लेते हैं, 28 साइन 30 की वैल्यू 1/2 और यहाँ पे 4.9 आ जाएगा। अब यहाँ से हटा के ऊपर एक 0 लगा देंगे, ठीक है। तो आगे ध्यान देंगे, यहाँ पे 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 चौक 28, ठीक है। 2 से इसको काट देंगे, 2 बार कट जाएगा, टी पर आपका जाएगा 10 दूनी 20/7। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, तो 7 तिया लगभग 3 आ जाएगा, यानी कि इसको पूरा भाग करें तो 7 दूनी 14, ठीक है। कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, तो 7 8 56 चला जाएगा, ठीक है। कितने में 4 बचेंगे, 7 6 42, लगभग। तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 2.86 सेकेंड, ठीक है। अब तीसरा बच्चों इसने पूछा है, फेंकने वाले पिंड से उस पिंड की दूरी जहां पर उसी स्तर पर गेंद उसी स्तर पर पहुंचेगी, है ना। तो यहां से बच्चों आपको परास निकालनी है, इसकी रेंज निकालनी है, ठीक है। तो किस रेंज में आपको ये जा रहा होगा, तो जब आपको रेंज निकालनी होगी बच्चों, जो तीसरा पार्ट हमारा इसका होगा सी पार्ट, आपको आर निकालना होगा। फॉर्मूला इसका जाएगा आर यूज का बराबर, सॉरी यूज का साइन 2 थीटा अपॉन में 2g चला जाएगा, ठीक है। 2g चला जाएगा, 2 बेस में नहीं आएगा बच्चों यहाँ पे आपका। चलिए वैल्यू पुट करेंगे इसमें, u की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी 28 गुना 28, यहाँ पे बच्चों साइन 2 इंटू 30, तो आपका अपॉन में चला जाएगा 9.8, पॉइंट हटा के आपके ऊपर चले जाएगी बच्चों एक 0, ठीक है। तो आपकी वैल्यू ही निकल के जाती है बच्चों यहाँ से, r बराबर 28 गुना 28 साइन 60 गुना 10/98, ठीक है। अब r बराबर देखें 28 गुना 28, यहाँ पे चलाएगा √3/2 गुना 10/98, ठीक है। अब क्या 98 को बच्चों में ये लिख सकते हैं 49 गुना 2, ठीक है। अगर ऐसा लिख लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 7 49, 7 चौक 28, ठीक है। 2 दूनी 4 कट गया, आपका आ जाएगा बच्चों r बराबर 28 गुना √3 की वैल्यू 1.732 गुना 10। अब 10 की अगर इसमें गुना करते हैं तो बच्चों आपका जाएगा 28 गुना 17.32, ठीक है। अब जब आप इसकी गुना करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा लगभग बच्चों आपको ये कितना मिल जाएगा 69.3, ना गलत हो जाएगा यहाँ पर, तो ये चेक कर लेते हैं एक बार, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं रहेगी हमारे पास। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है। उसके बाद 28 यहाँ पर आ गया, इसको 2 बार लिख लिया तो 7 7 49 हो गया, तो 7 बार कट गया। अच्छा 7 से बच्चों ये भी तो रह रहा है ना, कौन सा वाला रह रहा है, इस वाले 7 से, तो 7 से इसको का जब काटेंगे तो बच्चों 4 बार कट जाना, है ना। तो यहाँ पे जो आपका आएगा ये वाला हिस्सा, यहाँ पर आपका 4 आएगा निकल के, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। अब अगर इसकी गुना करते हैं बच्चों तो देखिए 4 दूनी 8, 4 3 12 का 2 का हाथ से लगे कितने 1, 4 7 28 और 1 29 का 9 का हाथ से लगे कितने 2, 4 2 6। तो अब आपके पास में आ जाएगा बच्चों, रेंज इसकी जाएगी 69.28 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए धन्यवाद, हैप्पी लर्निंग।